Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and I welcome you all on this platform of Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो आगे अपकमिंग एनडीए एग्ज़ाम है उसकी प्रॉपर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो एनडीए है चाहे वो सीडीएस है, उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो नुकसान जो है उसकी भरपाई आपको एग्जाम दिन डे वाले दिन करनी पड़ेगी। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा कि यार मैं इस चीज़ के लिए अभी मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ करना, ये कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो स्ट्रैटेजी ऐसा है कि कोई आपको 10 घंटे बोलता है, कोई 8 घंटे बोलेगा, कोई 6 घंटे बोलेगा, आप सुबह उठिए आप ये पढ़िए वो, ये कोई नहीं, ये कोई चीज़ इसका कोई तुक नहीं बैठता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजी होती है उसके ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, स्ट्रैटेजी के ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी आप ही अपनी डिज़ाइन करोगे कि यार मुझे सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ने की आदत है सुबह, या मुझे रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ने की आदत है। वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपकी डिसीजन है। ठीक है, उस पर मैं आपको बोलूँगा कि आप 10 से 2 बजे मत पढ़िए रात को, आप सुबह पढ़िए। तो वो एक तरीके से आप कोशिश तो करोगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ तो अभी कहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, सो 30 दिन में हम कैसे वो ब्लू प्रिंट्स को फॉलो करके अपना एनडीए एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी चीज़ की बात मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, सो ओके, so let's begin with the session, right? so ये प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये इस एकेडमी के अब गेट्स जो है लड़कियों के लिए भी ओपन है। जेंडर पैरिटी की बात की जा रही है और गवर्नमेंट का कोई इतना इरादा नहीं था कि हाँ मतलब इस साल बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है लड़कियों को एंट्री देना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अड़ गया है तो ऑब्वियसली वो चीज़ होएगी। गर्ल्स को भी इस बार एंट्री दी जा रही है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जितनी भी गर्ल्स हैं हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, दे आर जस्ट थिंकिंग कि यार सिर्फ 1 महीने में क्या हो सकता है, 30 दिन में क्या हो सकता है, 45 दिन में क्या हो सकता है ना, 40 दिन में क्या हो सकता है। देखो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ सोच के आप टाइम वेस्ट मत करो। रीज़न बीइंग कि आप जैसी सिचुएशन जो है, आप जैसे थॉट जो है वो बाकी लड़कियों के दिमाग में भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जीतेगा वो जो इन थॉट्स को साइड ट्रैक करेगा और सिर्फ ये सोचेगा कि मेरे को अपना जो है एनडीए के एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं स्पेसिफिकली लड़कियों की बात कर रहा हूँ। आप ये भी सोच रहे होंगे कि लड़कों को 2-3 साल लग जाते हैं और तब जाके उनका एग्जाम क्लियर होता है, 6 महीना लगता है, साल लग जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में। बट नहीं, आप ऐसा कुछ मत सोचिए अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप हिट करके, आप पूरा इंटेंशनली आप हिट कीजिए, आपको वो चीज़ मिल सकती है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी है। अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ की, दैट इज़ वी हैव अ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का हमारे पास कंप्लीट कोर्स है, 100 डेज का कोर्स है ये। और साथ ही साथ हमारे पास कंप्लीट पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ है, कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हमारे पास सीडीएस और एनडीए का भी क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारे पास मॉड्यूल कोर्सेज भी होते हैं, हमारे पास माइक्रो कोर्सेज भी होते हैं। मतलब कोई टॉपिक है जो लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। इतना सारा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी है, पूरा तरीके से फॉलो करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी करना शुरू कर दो। 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता। 30 दिन में आपकी जो मेंटल पावर है, आपकी जो तरीके हैं, आपके जो सोर्सेज है, उसको अगर आप तरीके से यूज़ करोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। जैसे सबसे पहले 5 ईयर पेपर्स, कोई भी आपको टीचर है, कोई भी आपका गाइड है, कोई भी मेंटोर है जो आपको अपने ही रिसोर्सेज बता रहा है, अपने ही नोट्स बता रहे हैं, बहुत ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हो अगर वो बोलते हैं। लेकिन अपनी तरफ से आपने ये क्या करना है, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, उस सवाल को देखो और पढ़ो और आंसर निकालो और फिर ये सोचो कि ये सवाल कैसे फ्रेम किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, और अगर ये सब पंगों में नहीं पढ़ना है तो आप सिंपल पता है क्या कर सकते हो,
हमारा फ्री लाइव कोर्स चलता है हर शाम को 6 बजे। 6 बजे हम लोग आपके सामने आते हैं लाइव, ठीक है, ट्यूसडे को छोड़ के, ठीक है। मंगलवार का दिन होता है, बजरंग बली का दिन होता है, तो ट्यूसडे को छोड़ के हम लोग बाकी सारे दिन जो है लाइव क्लास आते हैं। आजकल थोड़ा सा डिले हो जाता है, एक आधी क्लास हमारी थोड़ी ऊपर नीचे है, बाकी हर दिन जो है हमारी आती है क्लास। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आपका जितना भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज चल रही है 6 बजे, आप उसको देखिए। उसके रिलेटेड 3 सवाल कैसे निकालने होते हैं वहां से आप सीख सकते हो। तो पहला काम तो बेटा ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली आप देखना शुरू कर दो। 30 दिन है, ज़्यादा भी कम टाइम नहीं है, बहुत है, ठीक है। दूसरा, अब इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है हमारी वीडियोस देखो, आधे आधे घंटे की फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, पीडीएफ फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर लो हमारे पोर्टल से, और आराम से आपका एक दिन के अंदर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने की पूरी गुंजाइश है, अगर करने की चाहत रखते हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो, पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स का आपका पेपर है, आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी पेपर है ना, गैट का भी पेपर है। अब ये दो जो पेपर्स हैं आपके, अब इसमें क्या है, इसमें आपने जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपके पास टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, 2D 3D, उसके बाद सेट थियरी, वो 10-15 टॉपिक्स हैं जो आपके पास है। अब आपने क्या करना है, 30 दिन के अंदर आपने ये करना है, आपने प्रायोरिटी बना लेनी है कि यार जो मेरे पास प्रायोरिटी वाला टॉपिक है वो कौन सा है, कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, मैं वो कर लूँ। हाँ बिल्कुल, प्रायोरिटी बना ली कि मैट्रिक्स से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो मैं वो वाले सवाल करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स से सवाल आते हैं, मैं वो करना शुरू कर देता हूँ, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद कौन से सवाल आते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री के सवाल आते हैं, ठीक है, मैं वो करना शुरू कर देता हूँ, वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी। उसके बाद सबसे लीस्ट जो फेवरेट लीस्ट जहाँ से कम सवाल आते हैं वो आप सबसे एंड में लिखो। तो आप एक काम करो, आप लिस्ट बना लो टॉपिक्स की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी वाला जो काम है ये आपने कर लेना है, समझ आ गया? चलो ओके, सो मैथमेटिक्स आपका इस तरीके से हो सकता है, आपने इस तरीके से फॉलो करना है। अब उसके बाद आता है गैट में क्या है, देखो अब ये स्ट्रैटेजी लड़कियों के लिए काम हो सकती है या लड़कों के लिए जिनको कट ऑफ क्लियर करनी है। देखो कट ऑफ क्लियर करने से बहुत अच्छा मज़ा आता है सुनने में कि एनडीए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, है ना? ये आप मानते हो कि नहीं मानते? तो अगर तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ये है कि आप जो है आपके पास टाइम कम है, आप 30 दिन के अंदर जितना भी सिलेबस था आपने उतना कर लिया, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि कम से कम एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप गैट में क्या करेंगे? गैट में आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? आपने क्या करना है, इंग्लिश, ठीक है, जो इंग्लिश है उसको जो है उसके प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा जो आपके एक्सेस से बाहर है या आपको कुछ परचेज करना पड़ेगा या ये है वो है, मैं आपको वो चीज़ बोल रहा हूँ जिससे एक्चुअली पेपर क्लियर होते हैं। तो इंग्लिश जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। और जहाँ तक कि जनरल साइंस की, जनरल स्टडीज़ की बात है, ठीक है, गैट के अंदर जनरल स्टडीज़ आता है, उसमें आप ये काम करो, जिस बच्चे का ये लगता है कि यार कम से कम कट ऑफ ही क्लियर हो जाए, बाकी तो चलो देखा जाएगा, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए ये एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि गैट के अंदर इंग्लिश पे पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। और दूसरा काम ये कर सकते हो कि आपका जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस उसको आप प्रॉपरली पढ़ लो। जनरल साइंस के अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने +1 +2 की पढ़ लेनी है, और बायो जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम की पढ़ सकते हो, और 10th तक की पढ़ सकते हो, ठीक है, जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले, ठीक है। उसके बाद आपके पास है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स तरीके के पढ़ लो, मतलब 6 महीने के पिछले, अगर अच्छा स्कोर करना है तो 6 महीने के पढ़ लो, अगर थोड़ा सा उसमें भी चाहते हो कि लिमिटेड होना चाहिए तो लास्ट 4 महीने के पढ़ लो, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। प्लस ये करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट आप पढ़ लो, अच्छे से कमांड कर लो और इंग्लिश कर लो, आपका गैट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट
ये उनके लिए है जो बच्चे सोचते हैं कि यार हमारी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, बट फिर भी मैं उम्मीद नहीं हारूंगा, मतलब आपकी बात ही कर रहा हूँ कि हम लोग उम्मीद नहीं हारेंगे और हम एंड तक लड़ेंगे। बट एंड तक लड़ने के लिए आपको जीतने के लिए, एंड तक जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा। जो पकड़ा हुआ है उसको बहुत तरीके से पकड़ के रखना पड़ेगा, ताकि वहां से जब सवाल आएंगे तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब देखिए, आई होप यू गॉट दिस होल आइडिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। अब पॉइंट यहां पे ये है, तीसरा पॉइंट है, नो नीड टू स्टडी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 100%। 100% कुछ नहीं होता, कोई भी है, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, मैं बाकी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें कोई भी सब्जेक्ट आप 100% कभी पढ़ ही नहीं सकते कि मैं मैथमेटिक्स का 100% कर लूंगा, फिजिक्स का मैं 100% नहीं, 100% कुछ नहीं होता। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर नहीं, हर सब्जेक्ट, वो जो जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे जनरल स्टडीज है, उसमें तो आपके पास 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, अगर थोड़ा और सेग्रीगेट किया जाए, तोड़ा जाए उन सब्जेक्ट्स को, जनरल स्टडीज को। ठीक है, तो उसमें तो 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, तो 8 से 10 सब्जेक्ट, मैं ये कहता हूँ, अगर जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है, जो मेरिट लिस्ट में नाम लाना चाहता है, उसको वो 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यूपीएससी एक तरीके से पेपर जब सेट करती है ना, तो वो हमेशा, ये आप जरूर सुनते होंगे कि हाँ, एनडीए का पेपर फेवरेबल होता है जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं, जिनके पास मैथ्स होता है, जिनके पास साइंस होती है, उनके लिए फेवरेबल ये पेपर होता है। कंप्लीटली एग्री, बट उनके लिए इतना भी अनफेवरेबल नहीं होता है जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं, सॉरी, जो आर्ट्स वाले होते हैं, जो कॉमर्स वाले, नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा गैट में 600 मार्क्स का पेपर आता है, 600 मार्क्स में 200 इंग्लिश होते हैं और 400 जनरल स्टडीज होते हैं। आप समझ रहे हो, 400 जनरल स्टडीज होते हैं। ठीक है, और मैथ्स में 300 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो है, दोनों बच्चों के लिए इट इज जस्ट अबाउट द स्ट्रैटेजी कि मेडिकल, नॉन मेडिकल वाला कौन सा है और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला कौन सा, उस दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग चाहिए। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है 100%। देखो, पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे 10 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है या 15 सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, इन ऑर्डर टू गेट इन द मेरिट लिस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करने का मतलब होता है आपको कम से कम एवरेज टू गुड, एवरेज टू गुड परफॉर्म करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के अंदर। आप किसी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 2-4 सवाल आ गए, 4-5 सवाल आ गए, तो ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमिक्स छोड़ के जाना है। आपने कम से कम इकोनॉमिक्स इतनी पढ़नी है कि उन 7 सवालों में से कम आप 3 से 4 सवाल करके जाएं, करें। क्यों? इतने लेवल की पढ़ लेनी है, उस सरफेस लेवल पे पढ़ लेनी है, और सरफेस लेवल पे 3 से 4 सवाल आपने पढ़ लिए, यू कम अंडर दिस कैटेगरी एवरेज। आप समझ रहे हो? तो कोई भी सब्जेक्ट 100% नहीं पढ़ पाएंगे आप। अगर आप पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आपने क्या करना है, अभी 30 दिन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, अच्छा देखिए, जिन्होंने तो जो ये सोच रहे हैं कि यार क्या कहते हैं, आगे जाके हमें सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है और हमें बहुत डाउट है बिकॉज हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर दिया क्योंकि 30 दिन रह गए हैं, तो बेस्ट परफॉर्म ये करोगे आप, ये काम फॉलो करने वाले हो कि आप हर सब्जेक्ट को देख सकते हो कि यार ये सब्जेक्ट के अंदर मैं एटलीस्ट वो एनसीईआरटी वाला पोर्शन पढ़ लूँ, एटलीस्ट मैं ये वाला पोर्शन पढ़ लूँ, ये वाला पोर्शन पढ़ लूँ, एटलीस्ट वो सरफेस लेवल की नॉलेज ले लूँ, तो आपका एवरेज टू गुड परफॉर्मेंस होगी। कोई भी सब्जेक्ट ऐसे छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, ओके। और इसके अलावा डिवाइड योर टाइम। अब डिवाइड योर टाइम, अब ये जो पॉइंट है ये इसके साथ रिलेटेड है। जैसे आप सोचेंगे नहीं यार, मैं तो ना साइंस वाला हूँ और मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, मैं 300 में से 250 नंबर मार सकता हूँ और इंग्लिश भी मेरा ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ मैं क्यों पढ़ूँ और इतना सब है, या जीएस किसी का बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैथ ओके, तो वो सोचेगा कि मैं इंग्लिश इतना क्यों पढ़ूँ। देखो, यहाँ पे गेम आती है कट ऑफ की। आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको कोई पीएचडी होल्डर नहीं बनना, ये लाइन है कट ऑफ। ठीक है, ये लाइन कट ऑफ है, यहां से थोड़ा सा आगे जाना है, इस लाइन के इधर भी नहीं रहना, इधर तक पहुंचना है। ठीक है, अब वो कैसे पहुंचोगे, वो तब पहुंचोगे जब आप ओवरऑल तैयारी करोगे। ओवरऑल मतलब हर सब्जेक्ट को पकड़ पकड़ के चलोगे। ठीक है,
इकोनॉमिक्स से 7 सवाल आते हैं या 5 सवाल आते हैं, उस तरीके का वेटेज दो, लेकिन छोड़ के मत जाओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बिल्कुल भी आपने कोई भी सब्जेक्ट लेफ्ट नहीं करना। समझ आ गया? चलो, और इस पॉइंट पे मैं ये बता देता हूँ, डिवाइड योर टाइम मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट है, 30 दिन रह गए, ज़्यादा टाइम है भी नहीं, अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 घंटा देते हो, 8 घंटा वैसे बहुत ज़्यादा होता है, 8 आवर्स देते हो, उसमें भी आपने क्या करना है, 3 घंटा अपना मैथ्स को दे दिया, 2 घंटा अपना इंग्लिश को दे दिया, और बाकी जो 3 घंटा मैथ्स को दे दिया, 2 घंटा इंग्लिश को दे दिया, 3 घंटा अपना जनरल स्टडीज़ को दे दिया। समझ आ गया? आप ऐसे कर सकते हो। या आपने देखना है कि यार मेरा जो है ना, मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, जीएस कमज़ोर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 8 घंटे तो पढ़ता हूँ डेली, लेकिन उन 8 घंटों में मैं 5 घंटे किसको दूंगा, अपनी जीएस को दूंगा, जनरल स्टडीज़ को दूंगा। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में भी मैं देख लेता हूँ कि मेरे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे मेरा टॉपिक है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री में भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं कौन सी हिस्ट्री पढ़ूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ूंगा। ठीक है, अगर मेरा ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में मैंने देख लिया है कि यार ज्योग्राफी में ज़्यादा सवाल जो है वो इंडियन ज्योग्राफी के पूछे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर ज्योग्राफी है सामने तो ज्योग्राफी की सबसे पहले तो इंडियन ज्योग्राफी जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, है ना। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में मेरे को पता है कि एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्यों ना मैं फटाफट मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर लूँ, दिक्कत क्या है मुझे, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी, कोई मेंटोर आपको, ये देखो ये जर्नलाइज्ड है, किसी को दिक्कत आती है तो आप हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज जर्नलाइज्ड कि हाँ, अगर आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे दे रहे हो, क्या पता, मुझे क्या पता आप कितने टाइम दे रहे हो, बट मैं एक जर्नलाइज तरीके से बता रहा हूँ कि हाँ 6 घंटा आप अगर दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी कैसे आपने 6 घंटे को डिवोट करना है। सिर्फ एक दिन में 6 घंटे सिर्फ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करके कुछ नहीं बनेगा। यू हैव टू बी एवरेज टू गुड इन एवरी सब्जेक्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। समझ आ गया? चलो, आई होप यू गॉट दिस होल आइडिया। एनडीए मैथमेटिक्स है, प्रायोरिटी बेसिस पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो काम यही करना है, अपना एक लिस्ट बना लो, लिस्ट में आप मैथमेटिक्स लिख लो और उसमें देख लो कि यार यहाँ से एल्जेब्रा ट्रिग्नो से 40% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2D 3D से ऑपरेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से 25% आते हैं। यही अपना जो है 65% हो गया। अब ये 65% में भी आपने मान लीजिए 40% कर दिया सही, अगर 65% में से 40% आपने क्वेश्चंस ठीक कर दिए, यू आर 100% इन दीज टॉपिक्स। मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी की नज़रों में आप 100% हो जाओगे, क्योंकि यूपीएससी तो पता ही है आपको कि उसने 100 के 100 सवाल डाले, तो 100 के 100 सवाल आप इंटरनेट खोल के बैठ जाओगे, किताबें खोल के बैठ जाओगे, तब भी वो 100 सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, यूपीएससी का। तो अगर 65% से 40% भी सॉल्व कर लिया, इट इज़ गुड इनफ। उसके बाद मैट्रिक्स ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशियल इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ चैप्टर्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, बट प्रायोरिटी बना लो। क्या करना है आपने मैथमेटिक्स में प्रायोरिटी, इवन इफ यू आर टू गुड इन मैथमेटिक्स, इवन इफ यू आर टू गुड इन मैथमेटिक्स डज नॉट मैटर, you have to be at least average in general studies. If you are too good in general studies, does not matter, you have to be at least average in mathematics. This is what I am trying to tell you. ठीक है, नेक्स्ट इज मैथ सेक्शन में करना क्या क्या है। देखो, करना कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है, स्पीड बहुत मैटर करती है। जो सवाल आ गया चुटकियों में पता लग जाता है कि यार इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ, और अगर नहीं बात बन रही है उसको छोड़ दो, फटाफट छोड़ दो। और मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप कोई जो भी आपका MCQ क्वेश्चंस होते हैं आपके काम में बहुत आएगा आगे, कि आपने जब भी पेपर सॉल्व करना है तो उसमें कैसे आपने 3 रीडिंग फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हाँ जल्दी से जल्दी आपका काम बन जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि ये आपका टीचर है, आपका टीचर, हम लोग आपके मेंटोर हैं, हमारे मेंटोर हमसे भी ऊपर मेंटोर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी डेस्टिनी डिसाइड कर देते हैं कि कैसा सवाल है, किस तरीके का सवाल है। तो ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी है मैथमेटिक्स के अंदर।
अगर मैथमेटिक्स में मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आप हमारी वीडियोस देख लो, हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं जो मनोज सर ने बनाई हुई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप फॉलो कर सकते हो मेरे जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लगभग मैंने 25-30 वीडियोस फ्री में बनाई हैं, वो देख सकते हो। उसमें हर वीडियो के अंदर 10 से 12 सवाल है, वो देख सकते हो। और गेस वर्क तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। रॉन्ग इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैट सेक्शन की। तो गैट जो है इसमें आपका इंग्लिश आ गया एंड इसमें आ गया जनरल स्टडीज़। अच्छा, जनरल स्टडीज़ में आपके पास आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस। अच्छा, अब यहाँ पे जो जनरल साइंस है, याद रखिएगा जो जनरल साइंस है वो गेम चेंजर है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप क्या कीजिए, आप इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ जो भी आपके पास टाइम है 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे का स्लॉट, उसमें क्या करना है, जैसे हिस्ट्री कोई स्टूडेंट है, देखो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने बैचेस में कराते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 लेक्चर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के इसमें, ठीक है। 8 से 10 लेक्चर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिनट का एक लेक्चर होता है। उसमें हम लोग बताते हैं सारा कुछ, एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक का पूरा क्रक्स होता है जो आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। सिविक्स कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। सिविक्स इज एज इकोनॉमिक्स ओनली। यहाँ पे आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर आप बेस्ट पढ़ सकते हैं अपनी हमारी वीडियोस। हमारा वीडियोस कोर्स है जनरल स्टडीज़ का, डिस्काउंट चल रहा है तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी या फिर वीडियोस बेस्ट ये रहेगा आपके लिए स्ट्रैटेजी। इसके अलावा आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात है तो अगर तो आप साइंस वाले हैं स्टूडेंट तो पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप +1 +2 लेवल की देखिए, उसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। और अगर आप साइंस वाले नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपने ये तो सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं है +1 +2 में, तो डोंट वो एडवेंचर मत करना, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है वो 10th तक की पढ़ लेना। 10th तक की पढ़ लोगे तो जितने भी सवाल यहाँ से आते हैं, लगभग 30 सवाल भी आएंगे, तो उसमें से आप 15 सवाल जो है आराम से कर पाओगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। और 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, दैट मीन्स यूपीएससी की नज़र में यू हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट 60% ऑफ योर क्वेश्चंस। और 60% सवाल आपने यूपीएससी की नज़र में कर लिए, दैट मीन्स यू आर गुड इन दिस, नॉट एवरेज बट गुड इन दिस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री जिन्होंने बेसिकली नहीं पढ़ी है, आप कम से कम 10th तक का भी पढ़ लेंगे तो 60% सवाल आप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी वो जो 30% होते हैं ना सवाल, वो होते हैं जो डूएबल होते हैं, जिन्होंने +1 +2 में साइंस पढ़ी होती है, तो वो उनके लिए है। तो आप अगर पढ़िए तो इट इज़ गुड इनफ, गो फॉर इट, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट। और इसके अलावा हम लोग ये सारा जो गैट का है ये हम लोग कवर करवाते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू। ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियोस होती हैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने में कॉम्प्रिहेंसिवली। इसके साथ साथ हम लोग वीडियो पीडीएफ नोट्स देते हैं, हम लोग एमसीक्यूज देते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर्स की भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं अपने पूरे कोर्स के अंदर। और देखो इंग्लिश की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का एक ही ज़रिया होता है, दैट इज़ 2 चीज़ें होती है इंग्लिश में। आप सीडीएस के भी स्टूडेंट्स होंगे या आगे जाके सीडीएस एनडीए की तैयारी भी करना चाहते हैं, सिर्फ 2 गुरु मंत्र हैं, सिर्फ 2 गुरु मंत्र। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन फॉलो करना बहुत ईजी होता है और बहुत ईजी डूएबल भी होता है। मतलब देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है अपना, देखो एक है अपना न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जो भी वोकैबलरी आती है ना, जैसे न्यूज़पेपर में डेली वोकैबलरीज आती है, उनको आप पढ़िए, उनको आप डेली सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 6 महीने के न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के बेसिस पे के लिए पढ़ रहे हो। इट इज़ जस्ट लाइक एसएसबी इज़ अ ओवरऑल पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, योर जनरल अवेयरनेस, एवरीथिंग। आपने सिर्फ एनडीए क्वालिफाई नहीं करना, यू हैव टू क्लियर द एसएसबी ऑल्सो। So this newspaper would help you out in every aspect, your overall communication, personality, everything it would
supplement, this newspaper would supplement your personality, number one. It would also help in your English section also, कि जहाँ पे इंग्लिश में you will be able to answer the vocabulary questions, synonym, antonyms आप कर सकते हैं. You will be having that idea of arrangement of sentences, everything is related to your English section newspaper. And second thing जो आपका हेल्प करेगा that is previous year questions, जो मैंने अभी बता दिया आपको. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और न्यूज़पेपर देखो, आपका काम बन जाएगा इंग्लिश के अंदर. बस यही दो स्टेजेस होती हैं, दो चीज़ें होती हैं जो सिर्फ फॉलो करना मुश्किल होता है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना मुश्किल होता है. वैसे एक दो दिन तो फॉलो आप कर लेंगे. यहाँ पे मेंटोर की भी काम आते हैं. तो हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको पूरी ग्रामर पढ़ा देते हैं. ग्रामर तो भैया कितनी बड़ी ग्रामर है जिसको आप पढ़ेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी. यही दिक्कत आती है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता, वो पढ़ता रहता है और यूट्यूब में भी बहुत सारा समुंदर भरा हुआ है नॉलेज का. लेकिन पॉइंट है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला जो कंटेंट है वो यूट्यूब में नहीं है, और अगर है भी तो वो इस तरीके से है कि उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप फिल्टर नहीं कर रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. यू विल एंड अप वेस्टिंग योर वन अटेम्प्ट, और एक अटेम्प्ट से दुनिया हिल जाती है. समझ आ रहे हो? एक अटेम्प्ट से यहाँ से वहाँ हो जाता है सिस्टम, और फिर वो डिले होता जाता है, और डिले होते होते आपका मोटिवेशन भी डाउन होता जाता है. तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एक मेंटोर जो बेसिकली आपको बता पाए कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कहाँ तक आप वो पढ़ाई करके पहुँच सकते हो. अंडरस्टैंड? नथिंग हाइपोथेटिकल, कुछ भी नहीं है, कोई हवाई बातें नहीं है. हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं. आई माई सेल्फ हैव गिवन द SSB इंटरव्यूज़ 6-8 टाइम मैंने दिया है. मैं एक बार रिकमेंड हो चुका हूँ, मेडिकली आउट हूँ, असिस्टेंट कमांडर इंटरव्यू दिया है, मेरिट आउट हूँ. तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई हैं. मैं मतलब हवा में बात नहीं कर रहा. तो ये याद रखिएगा, फ़िल्टर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आपकी उम्र के टाइम पे फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल है. समझ आ रहा है? क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मेंटोर का काम होएगा. सो मैंने वही चीज़ें बताई है. जितना भी आप मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी मॉक टेस्ट देना हफ्ते में देना बहुत ज़रूरी है. तो टेस्ट सीरीज़ भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो. स्पेसिफिकली टाइम पे है, टेस्ट सीरीज़ देते रहिए, और साथ ही साथ सॉल्व क्वेश्चन विद इन टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है. आता सवाल सबको होगा, ठीक है, लेकिन टाइम के अंदर सवाल सॉल्व करना इज़ द मेजर पॉइंट. ऑपरेशन में जाके वहाँ पे सक्सेस हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है. विद इन टाइम फ्रेम सक्सेस हासिल करना वो बड़ी बात है ना. ऑपरेशन उरी का पूरा जो प्रोसेस हुआ था, उसमें हमारे जो सैनिक गए थे, फिर अल्टीमेटली, है ना, तो उन्होंने विद इन टाइम फ्रेम सब कुछ किया, तब वो सक्सेसफुल हुए थे. इसके अलावा वीकली चार्ट्स आपने बनाने हैं, मेकिंग गोल्स बनाने हैं, चार्ट बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं कि यार मैं आज इतना कंप्लीट करूंगा, मैं इतना कंप्लीट करूंगा. ये जो चार्ट बनाना होता है ना, ये आपको वो रखता है, पूरा एकदम पक्का रखता है कि हाँ मुझे इस तरीके से करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है. ये पक्का आपको कंफर्म कर देता है कि हाँ ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं बहुत तरीके से. ईजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, ये एग्ज़ाम का तरीका होता है. जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, वहाँ पे कुछ इजी सवाल आते हैं, ठीक है, कुछ मॉडरेट सवाल आते हैं, और कुछ डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं. तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बच्चा इजी सवाल कर रहा है, 100% सही सवाल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बच्चा मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा. ठीक है, इनफैक्ट उसकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी. जो बच्चा मॉडरेट सवाल कर रहा है, 50% to 60%, और इजी सवाल 100% कर रहा है, वो बच्चा जो है वो मेरिट लिस्ट में भी आएगा और अपना जो है कट ऑफ भी क्लियर करेगा. डिफ़िकल्ट सवाल जो बच्चा करने की कोशिश करता है, या तो वो टाइम वेस्ट करता है, या फिर उसका तुक्का एक आधा लग गया तो ठीक हो जाता है. ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सिर्फ स्ट्रैटेजी काम में आती है, और कंसिस्टेंसी काम में आती है, और मेंटोरशिप काम में आती है. तो यहाँ पे आपने जो इजी सवाल है उसको तो टारगेट करना ही करना है, मॉडरेट सवाल को 50 to 60% टारगेट करना है, और डिफ़िकल्ट सवाल को देखना भी नहीं है. पता लग जाता है, प्रिपरेशन अच्छी होगी तो पता लग जाएगा. ठीक है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया. लास्ट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 3 रीडिंग फॉर्मूला. ये शायद आपके बहुत काम में आ सकता है, और ये जिस तरीके से हमारा जो पीछे बना हुआ है पूरा का पूरा, ये पीपीटी बनी है, तो इसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि 3 रीडिंग फॉर्मूला होता क्या है. इट इज़ अ फॉर्मूला जहाँ पे आप अपना पेपर जब सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले फास्ट रीडिंग देनी है, सुपर फास्ट रीडिंग देनी है. फास्ट रीडिंग करिए, ठीक है, फास्ट रीडिंग करिए,
ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद आपने फास्ट रीडिंग में जितने भी सवाल कर लिए, ठीक है, पक्के सवाल होंगे, साथ ही साथ OMR को भी भरना शुरू कर दीजिए। उसके बाद सेकंड रीडिंग जब देनी है तो वो सवाल देखने हैं जिसमें आपको 50-50% का डाउट लगता है, ठीक है। 50% का जब डाउट लगेगा तो डेफिनेटली जब सेकंड टाइम जब आप सेम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दिमाग खुलता जाता है, दिमाग की बत्तियां खुलती जाती है, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग में वो सवाल आप जो डाउट में है वो सॉल्व करोगे। और थर्ड रीडिंग में क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि जो सवाल आपको लगता है कि यार ये करने का बनता है, ये सवाल मैं छोड़ नहीं सकता, तो थर्ड रीडिंग में पर मेरे पास समझ नहीं आ रहा क्या आंसर होना चाहिए, तो थर्ड रीडिंग में आपका वो सवाल भी आंसरेबल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिकली, इसके पीछे लॉजिक होता है। समझ आ गया? तो इस चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द ग्रेट आइडिया। करेक्ट? चलिए, सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इतना ही बात करेंगे। 30 डेज के अंदर वी हैव कवर्ड। प्रायोरिटी बना लीजिए, इंग्लिश को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर और अपना जो PYQ है। गैट में प्रायोरिटी बना लीजिए कि मुझे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में मैं NCERT, इस तरीके से ज्योग्राफी है NCERT देख लूँगा। और चौथा चीज़ जो है मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करने है, 3 रीडिंग फॉर्मूला बता दिया, टाइम फ्रेम के अंदर करना है, कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, और माइंडसेट जो है बहुत क्लियर कट रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटोरशिप। तो मेंटोरशिप के लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अंदर वो दिया हुआ है, नंबर दिया है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल मेक श्योर कि आपका जो मेंटोरशिप के जरिए आप यू विल बी एबल टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड मैं आपसे मिलूँगा शाम को 6 बजे with the PYQ session of NDA CDS। समझ आ गया? चलिए, जय हिंद, थैंक यू।